यहाँ हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स इन एग्रीकल्चर ऑप्शनल। हमने क्वेश्चन देखा, सिलेबस के क्या एरिया हैं वो देखा। अब हम समझेंगे कि यदि हम जेनेटिक्स को स्टडी करने के पहले हम एक सुनिश्चित करते हैं कि जेनेटिक्स में हम सिलेबस के कौन कौन से पहलू को पढ़ेंगे, और दूसरी बात ये जानने की कोशिश करेंगे कि अदर देन सिलेबस कितनी गहराई से क्वेश्चन आए हैं। तो इन पहलू पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग। यहाँ पे आप देखते हैं कि जेनेटिक्स है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो सिलेबस में दिया गया है उसको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ आप पहले समझेंगे कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये हमारा सिलेबस टाइटल है। यहाँ हम पहले समझेंगे कि सेल का डेफिनेशन क्या है। ये 2021 में पूछा गया, 2017 में। फिर टिपिकल सेल स्ट्रक्चर, कि सेल स्ट्रक्चर टिपिकल सेल के बारे में, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कौन से हैं इसके बारे में। तो सेल को लाइफ का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं ये एक्सप्लेन करेंगे, और डिफरेंट कंपोनेंट को जानेंगे, क्योंकि 2021 में और 2011 में 2 बार पूछा गया है। जो अभी तक क्वेश्चन है उसको यहाँ पे रखा गया है। फिर हम इसी के अंदर में सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, और सेल थ्योरी के साथ साथ यहाँ कोशिश करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी को भी एक्सप्लेन करने का। उसके बाद में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है बिगिनिंग टाइप, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। जब किसी सेल में ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसमें अभी ढंग से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बना, ढंग से क्लोरोप्लास्ट ही नहीं बना, तो शुरुआती दौर के जो सेल डेवलपमेंट में सेल बने थे, सेल के डेवलपमेंट की प्रक्रिया में जो शुरुआती दौर का सेल था वो प्रोकैरियोटिक सेल था। और आज भी वो प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल जिस एनिमल में पाया जाता है उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं, और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं, उस सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर डेवलप होता है, डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट बढ़िया से होता है, मेजर सारे ऑर्गेनल वेल डेवलप्ड होते हैं। और जो से इस तरह का यूकैरियोटिक सेल जिनमें पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो हम इनको समझेंगे और दोनों का अंतर समझेंगे। साथ ही हम देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। ये 2021 में पूछा गया था, तो इसके बारे में जानेंगे कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। एनिमल सेल में वैक्यूल बड़ा होता है, प्लांट सेल में छोटा होता है। इस तरह के जो पॉइंट होते हैं उनके बारे में समझेंगे। प्लांट सेल में सेल वॉल की वजह से उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, जबकि एनिमल सेल इरेगुलर होता है। इन पहलुओं पे मेजर डिस्कस करेंगे। और भी है, स्पिंडल फाइबर है, उसका डिफरेंस पड़ता है। फिर आता है कंपोनेंट ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल। यहाँ सेल ऑर्गेनेल के कौन कौन से सेल के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उनके अंदर में कौन से ऑर्गेनेल हैं, उसको ही आप सेल ऑर्गेनेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के रूप में भी देख सकते हैं। इसको आप ब्रैकेट करके भी कह सकते हैं कि भाई उसी को हम लोग कहते हैं ये वाला पॉइंट। तो दोनों में किसी तरह से है, 2019 में पूछा गया था। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में कहेंगे तो कौन कौन से आएंगे ऑर्गेनेल, सबका लिफ्टिंग करेंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में लिफ्ट ऑफ ऑर्गेनेल, और ये दोनों एक है। तो 2011 और 17 का ये क्वेश्चन, यहाँ मैं नंबर को, मार्क्स को अपने से डिवाइड कर दिया हूँ कि मोटे मोटे ये 5 नंबर का होगा। यदि वो एवरेज 10 में 3 है तो 2.5 नंबर होगा, इसलिए। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सेल ऑर्गेनेल का कौन कौन से हैं। तो सेल वाल है, प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म 2018 में पूछा गया था, तो डिटेल में भी देख लेंगे कि केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, इसके बारे में जानेंगे। राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके कार्य देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पूछा गया था 2017 में।
प्लास्टिड व्हेन डिफरेंशिएटेड क्लोरोप्लास्ट। तो प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन स्पेसिफिक होकर के क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड के बारे में पूछेंगे, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेला है उसी के अंदर में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और इसी की वजह से इसी क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर में फोटोसिंथेसिस होता है। फिर गाल्गी ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे, लाइसोसोम क्या है, वैक्यूल क्या है, सेंट्रियोल क्या है। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देते हैं, नॉर्मल ऑर्गेनेल ये नहीं है, नॉर्मल स्ट्रक्चर से या माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। उसके बाद आएगा दूसरा पार्ट है सेल साइकिल। तो सेल साइकिल यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि सेल साइकिल क्या होता है, कि एक कंप्लीट प्रक्रिया है जहाँ पे इंटरफेस, फिर न्यूक्लियस का डिवीजन और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होके नए सेल प्रोड्यूस होते हैं एक सेल से। कौन कौन से टाइप के सेल डिवीजन होते हैं? तो एक होता है माइटोसिस सेल डिवीजन, दूसरा होता है म्योसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन पूरे बॉडी में पाया जाता है मैक्सिमम इस समय, और म्योसिस सेल डिवीजन है वो पाया जाता है कहाँ पे? जहाँ रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टेज ऑफ इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस में पहला इंटरफेज होता है, उसके बाद में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होते समय में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, क्योंकि 2012 में पूछा गया था। फिर मियोटिक डिवीजन है, मियोसिस सेल डिवीजन में मियोसिस डिवीजन फर्स्ट या मियोसिस 2, ये दो अलग अलग डिवीजन होते हैं। ये मियोसिस के पार्ट हैं, इसके बारे में, और मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है। अंत में माइटोसिस मियोसिस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आता है सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यहाँ डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या प्रूफ है, किसने एक्सपेरिमेंट किया था, इसको ब्रीफ में जानेंगे। डीएनए में ऐसी कौन सी बात है कि उसे जेनेटिक मटेरियल कहें? तो जेनेटिक मटेरियल के किसी भी को हम जेनेटिक मटेरियल कहें तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डीएनए के क्या कंपोजिशन है, कैसे वो नाइट्रोजन बेस फास्फोरिक एसिड और डीऑक्सीराइबोस शुगर का बना है। डीएनए का स्ट्रक्चर में पहले न्यूक्लियोटाइड बनता है और न्यूक्लियोटाइड के अंदर में जाएंगे तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। वो कैसे बनते हैं, कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी एक क्रम है न्यूक्लियोटाइड का, वो डीएनए कहलाता है। फिर हम डीएनए के कंपोनेंट कौन कौन से हैं इसके बारे में, तो कंपोनेंट में यही आ जाएगा डीएनए का डिटेल। फिर डीएनए का कार्य क्या है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है और ये माँ बाप से जो भी कैरेक्टर हैं, जीन हैं, उसको ट्रांसफ़र करता है आप स्प्रिंग में। डीएनए सिंथेसिस के डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है? तो डीएनए का रेप्लिकेशन में कि जब डीएनए इस तरह का डबल हेलिकल होता है तो पहले उसका चीरा लगता है और दोनों हेलिकल अलग अलग होते हैं। फिर यहाँ पे एक अलग स्ट्रक्चर बनता है, अलग हेलिकल और इसका अलग, और फिर ये एक अलग डीएनए बन जाता है और ये एक अलग डीएनए बन जाता है। तो इसे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, जो वाटसन ने दिया था, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। कंपोनेंट ऑफ डीएनए की बात, कंपोनेंट ऑफ आरएनए की बात करें तो आरएनए बना है नाइट्रोजन बेसिस का, केवल यूरेसिल एक अलग होता है, बाकी सब वही जो डीएनए में पाए जाते हैं। और फास्फोरिक एसिड सेम होता है, शुगर में डीऑक्सीराइबोज की जगह में पेंटोज होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए, डीएनए आरएनए में क्या अंतर है वो पूछा गया है, तो इस ये डिस्कस करेंगे। फिर आता है तीसरा टॉपिक, ये टॉपिक है लॉ ऑफ हेरिडिटी का। यहाँ हेरिडिटी का डेफिनेशन कि हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, लॉ ऑफ हेरिडिटी कौन कौन से हैं, तो इसे आप मेंडल लॉ का लिफ्ट कह सकते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट को एग्जांपल देते हुए एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये सब पूछा गया है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे कि मेंडल ने जब गार्डन पे बैठे बैठे गार्डन पी यानी पाइजम सटाइवम पे काम किया और जो भी एक्सपेरिमेंट आया उसके आधार पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट के रूप में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, तो उसके पीछे का कारण, क्यों सफल हुए, क्या किया,
वो सफल होने के कारण, ये सारे पहलू हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आता है क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर। तो यहाँ क्रोमोजोम क्या है, क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर जो क्रोमोजोम को इस तरह से आप देखते हैं, तो क्रोमोजोम के अंदर में जो क्रोमेटिन पाया जाता है इस तरह का, या फिर ये कह सकते हैं कि जब न्यूक्लियस के अंदर में शुरू में क्रोमेटिन रहता है इस टाइप का, तो उसके बारे में। उसके बाद क्रोमोमियर के बारे में 2020 में 2.5 नंबर के लिए पूछा गया था। केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम में प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कितना % होता है, क्रोमोजोम की संख्या किसमें ज़्यादा होता है तो क्या होता है, कम होता है तो क्या होता है, किसमें कितना कितना होता है, फंक्शन ऑफ क्रोमोजोम, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमोजोम, दीज आर द पार्ट ऑफ द क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर। इसी में हम टाइप ऑफ क्रोमोजोम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये गलत हो गया है, वाई क्रोमोजोम और एक्स क्रोमोजोम, ये दोनों ही सेक्स क्रोमोजोम में आते हैं, इनके बारे में। यहाँ फिर ऑटोसोम और एलोसोम दोनों हम पढ़ेंगे कि एलोसोम में ये दोनों ही आते हैं, और ऑटोसोम है उनमें बाकी के रिमेनिंग आते हैं अदर देन द सेक्स क्रोमोजोम। तो ये दोनों पूछा गया था, ये वाई क्रोमोजोम भी और ये वाला भी। फिर स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोजोम, लैम्बूस क्रोमोजोम, या फिर जायंट बहुत बड़ा सलेवरी ग्लैंड में पाया जाता है वो क्रोमोजोम, या एसेसरी या बी क्रोमोजोम, या होलोकाइनेटिक क्रोमोजोम, इसके बारे में देखिए। पूरा का पूरा जेनेटिक्स है टंग में बसा हुआ है, लेकिन जब आप इतनी फास्ट तेजी से सब वर्ड को बोलते हैं तो क्विक रिकॉल करके आपको बोलना है। कई बार आगे पीछे टंग या जीभ है वो फ्लिप हो जाता है, तो आपको सेल्फ करेक्टिफाई कर लेने हैं, ठीक है, यदि कहीं पे ऐसा होता है तो, क्योंकि हम इसको और भी शांति से डिटेल एक एक लेक्चर पे जाकर डिस्कस करने वाला है। तो नीड नॉट टू पैनिक, और राइट कॉन्सेप्ट के आधार पे। फिर क्रोमोजोमल एबरेशन है, तो यहाँ पे क्रोमोजोमल एबरेशन का डेफिनेशन, फिर कौन कौन से टाइप होते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल एबरेशन, और दूसरा होगा न्यूमेरिकल। स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल एबरेशन का डेफिनेशन क्या है, और इसे स्ट्रक्चरल वेरिएशन भी कहते हैं। इसके टाइप कौन से होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, डिलीशन या डिफिशियंसी, डुप्लीकेशन इसमें भी आता है, इंट्राक्रोमोजोमल या इंटरक्रोमोजोमल डुप्लीकेशन, इन्वर्जन में पैरासेंट्रिक या पेरीसेंट्रिक, ट्रांसलोकेशन में इंट्राक्रोमोजोमल या इंट्रासोमल, और जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल वेरिएशन। तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। फिर न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल एबरेशन है, एन्यूप्लॉइड आता है, यूप्लॉइड आता है, यूप्लॉइड में पॉलीप्लॉइड आता है। फिर हम बात करेंगे लिंकेज क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, उनके क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें। लिंकेज का मीनिंग कि लिंकेज इज ए टेंडेंसी ऑफ जीन टू मूव टुगेदर और इनहेरिटेड टुगेदर। फिर लिंकेज थ्योरी के बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ लिंकेज। लिंकेज थ्योरी में आपको समझना होता है कि कौन जीन लिंकेज ज़्यादा करते हैं। जैसे आप ऐसे क्रोमोजोम देखोगे, ये क्रोमोजोम है, और इस क्रोमोजोम के अंदर में ये सेंट्रोमियर है, तो यहाँ सेंट्रोमियर के पास वाले 2 जीन ये लिंकेज करते हैं, ये आसानी से क्रॉस ओवर नहीं करते, ये टूट के अलग अलग नहीं होते, दे बिहेव लाइक ए जय वीरू जोड़ी, ठीक है, वो साथ में। जबकि जो जितनी ज़्यादा दूर में है ये और ये, दे विल, ये और ये दोनों, दे विल सो द वेरी गुड लिंकेज। जो जितनी ज़्यादा दूर में होगा सेंट्रोमियर से, तो सेंट्रोमियर से दूरी जो है लिंकेज को गवर्न करता है, कि दूर पे है तो लिंकेज बढ़िया होगा, और दूर पे नहीं है, इधर सेंट्रोमियर के पास है तो ये लिंकेज अच्छा होगा, ये वाले लिंकेज कम करते हैं, दे आर गुड इन द किसमें, क्रॉसिंग ओवर में, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ लिंकेज, टाइप ऑफ लिंकेज, सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज की क्या महत्व है, और कौन कौन से फेज होते हैं, कपलिंग फेज, रिपल्सन फेज लिंकेज के। फिर इसी तरह से क्रॉसिंग ओवर का मीनिंग, क्रॉसिंग ओवर का टाइप, कौन कौन से फैक्टर क्रॉसिंग ओवर को गवर्न करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। फिर आता है पॉलीप्लॉइड, ये एप्लॉइड और एन्यूप्लॉइड में यूप्लॉइड, डिफरेंस बिटवीन द यूप्लॉइड एंड द एन्यूप्लॉइड, कहाँ पे यूज होता है एन्यूप्लॉइड का, पॉलीप्लॉइड क्या है, टाइप कौन कौन सा है पॉलीप्लॉइड का, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस।
पॉलीप्लाइडी में ही इसी में क्या एप्लीकेशन है पॉलीप्लाइडी का, इसके अतिरिक्त एप्लीकेशन क्या है एलो पॉलीप्लाइडी का, यूजफुलनेस ऑफ ऑटो पॉलीप्लाइडी, लिमिटेशन पढ़ेंगे पॉलीप्लाइडी का, और कैसे इंड्यूस करेंगे पॉलीप्लाइड उसके टेक्निक के बारे में, क्योंकि सारे पूछे गए हैं। तो कम से कम इतने तक आप कवर कर लेंगे जो कम से कम रिसेंट के सालों तक पूछा गया है, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एट लिस्ट। म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या है, क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये हाल के दिनों का ट्रेंड रहा है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम। म्यूटेशन करने वाले एजेंट जिसे म्यूटाजेन कहते हैं उनके बारे में, केमिकल के थ्रू म्यूटेशन इंड्यूस करें तो इंड्यूस म्यूटेशन उसका कैसे उपयोग करते हैं वैरायटी डेवलपमेंट में, वो डिस्कस करेंगे। फिर आता है म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं और उससे कैसे वैरायटी बनाते हैं, दैट प्रोसीजर, मतलब म्यूटेशन ब्रीडिंग के बारे में। म्यूटेशन हुआ है उसे डिटेक्ट करना है, पहचानना है, कैसे उपयोग करें, कहाँ कहाँ कौन सा वैरायटी बनाया जा चुका है और बनाया जा रहा है। लिमिटेशन यानी प्रॉब्लम, जैसे रेडिएशन का उपयोग करके आप म्यूटेशन क्रिएट कर रहे हो तो रेडिएशन तो खतरनाक है ना, या म्यूटेशन करने वाले जो केमिकल हैं वो प्लांट में डाल रहे हैं, हो सकता है आप में भी पड़े तो आप में भी म्यूटेशन कर दें, ठीक है, आपके भी बच्चे में पूंछ बाद में आने लग जाए म्यूटेशन की वजह से, तो दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन कुड बी पॉसिबल। स्टेरिलिटी का क्लासिफिकेशन, उसका क्या एप्लीकेशन है, तो मेल स्टेरिलिटी क्या है, उसके क्या उपयोग होते हैं, कैसे प्लांट ब्रीडिंग में उपयोग करते हैं। टाइप जानेंगे कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, सबसे ज़्यादा तो यही पूछा गया है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद में केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी, फिर ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी, टेम्परेचर मेल स्टेरिलिटी, इन्वायरमेंटल मेल स्टेरिलिटी आर देयर। स्टेरिलिटी में हम देखेंगे कि मेल स्टेराइल लाइन क्या होते हैं और कैसे सीड प्रोडक्शन में उपयोग होता है। स्टेरिलिटी सिस्टम क्या होता है, हाइब्रिड सिस्टम में कैसे होता है। जो चाइना में हाइब्रिड बनाना स्टार्ट किया तो उन्होंने CGMF टेक्निक का मेन उपयोग किया गया था, तो CGMF टेक्निक का यहाँ पे उपयोग की बात है। हाउ द CGMF टेक्निक्स या साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी टेक्निक आर यूज्ड टू इमास्कुलेट ए प्लांट इन द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। लिमिटेशन क्या है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का। फिर हेरिटेबिलिटी का क्लासिफिकेशन एंड इसका एप्लीकेशन। हेरिटेबिलिटी क्या है, तो ये एक मेजर है जिसकी मदद से हम इनहेरिटेंस को के डिग्री को समझते हैं। दो टाइप के होते हैं, ब्रॉड सेंस और नैरो सेंस में, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। एस्टिमेशन टेक्निक की कैसे हेरिटेबिलिटी मेजर को एस्टिमेट करते हैं, उसके क्या उपयोग है क्रॉप इंप्रूवमेंट में। एप्रोप्रिएट हेरिटेबिलिटी फॉर सिलेक्शन ऑफ सेग्रीगेटिंग जनरेशन। सेग्रीगेटिंग जनरेशन कौन होते हैं और उस दौरान पे सिलेक्शन करते समय में यह हेरिटेबिलिटी कैसे बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मीनिंग पूछा गया है, क्योंकि यहाँ इनकम्पेटिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। इनकम्पेटिबिलिटी के पीछे रीजन कौन कौन से पॉइंट की वजह से इनकम्पेटिबिलिटी जनरेट होता है, क्लासीफाई करेंगे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को। ये 2021 में 2010 में पूछा गया था। एप्लीकेशन ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मेथड, वे एंड मीन्स टू ओवरकम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, फिर मैकेनिज्म टू ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एंड एलिमिनेशन ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या एसआई, ब्रीफ में कहें तो एसआई, ठीक है, याद रखना। फिर आता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है, तो ऐसे जीन का ट्रांसफर होना पेरेंट्स से आप स्प्रिंग्स में जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। एंड देन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द साइटोप्लाज्मिक का इनहेरिटेंस का क्या फीचर होते हैं। ये ज़्यादातर मदर की तरफ से ही प्रभावित होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द मैटरनल इफेक्ट। मतलब साइटोप्लाज्मिक जो जीन हैं माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का, तो मदर और फादर दोनों में है। तो भाई जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो मदर और फादर दोनों में है, तो बच्चे में मेनली आने का चांस किसका रहता है, मदर के माइटोकॉन्ड्रिया से। जैसे मैंने आंख वाला केस बताया था, तो उसे मैटरनल इफेक्ट कहते हैं। और ये जो मैटरनल इफेक्ट है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में ही होता है। जेनेटिक इनहेरिटेंस जिसका जिक्र मेंडल ने किया था वहाँ पे ये नहीं होता।
फिर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन द प्लांट ब्रीडिंग, इसके बारे में सिग्निफिकेंस क्या है, डिफरेंस क्या है मेंडेलियन इनहेरिटेंस में और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में। फिर सेक्स लिंक्ड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड और सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ सेक्स लिंकेज क्या है, लिंक्ड कैरेक्टर, लिमिटेड कैरेक्टर, इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर, और थोड़ा सा सेक्स डिटर्मिनेशन, इंसान में मेल और फीमेल किस आधार पे बनते हैं, इंसेक्ट में कैसे बनते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इन द एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम एक्स्ट्रा मिसलेनियस टॉपिक कि उनको ऐसे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रेटजी है, हमने जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं, जो सिलेबस हैं, अभी रिसेंट में क्या पैटर्न है, उनको कंबाइन कर रखा है। स्ट्रेटजी स्ट्रांग है कि हम किन किन पहलुओं पे डिस्कस करने वाले हैं हमारे आने वाले लेक्चर में, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो इस तरह से आपको कोई भी आउट ऑफ बाउंड्री नहीं जाना पड़ेगा, आप खुद से भी इवाल्वेट करके देखोगे तो आप जो हमने रणनीति बनाए हैं उसमें लगभग कवर हो जा रहा है। हर साल को भी आप देखोगे ना अपग्रेडेशन को, कि इस साल में कोई नया तो नहीं डाल दिया, तो इतनी भी ज़्यादा नहीं, और जितना पूछा जाएगा उतना लिमिट करके हम चल रहे हैं, उतना एक्स्ट्रा कवर करके चल रहे हैं जो पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना टॉपिक बहुत इनफ होता है, टाइम क्योंकि लिमिटेड रहता है, बहुत चीज़ें पढ़ना पड़ता है। रीड सिंपल क्या है स्ट्रेटजी टू विन द जेनेटिक्स। ज़्यादातर इंजीनियर को ये टफ लगता है। इंजीनियर को ही क्या, जो बायोलॉजी पढ़ पढ़ के एग्रीकल्चर ग्रेजुएट रहते हैं उनको खुद की भी हालत ख़राब होती है, क्योंकि जेनेटिक्स इज साइंस। 4 साल के एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन के दौरान पे थोड़ी साइंस भूल चुके होते हैं, तो इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको एग्रोनॉमी और सोशल साइंस में कॉमन लगने लगता है। तो यहाँ कोशिश करना है सिंपल ही पढ़ें, और जहाँ जहाँ से सिंपल पढ़े, चाहे जैसे देखिए, यदि BD सिंह का कंटेंट आपको टफ लग रहा है और किसी भी इंटरनेट का सोर्स जैसे TNU का नोट्स, संग्राहू का नोट्स से टफ लग रहा है, तो डोंट रीड फर्स्ट केस में। जहाँ से भी आपको सिंपल लगेगा कॉन्सेप्ट को समझने पे, वही ये करिए, क्योंकि देखिए जो कॉपी इवैल्यूएटर होता है उसको मैसेज मेन होता है। केवल आप साइंस की बातें लिखेंगे या साइंस टर्मिनोलॉजी का उपयोग करेंगे, लेकिन वो मैसेज नहीं देगा और जो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा तो आप आंसर नहीं पाओगे। एक्सपर्ट एंगल का मतलब होता है, देखिए IAS एक्सपर्ट होता है और साइंटिस्ट स्पेशल हो, स्पेशलाइजेशन कहते हैं, साइंटिस्ट को स्पेशलिस्ट कहना सही रहता है, ठीक है। एक्सपर्ट का काम होता है कि थोड़ी थोड़ी नॉलेज सब पे बना के रखना, और स्पेशलिस्ट होता है वो डीपर नॉलेज रखता है। दिस इज द कोर डिफरेंस बिटवीन द एक्सपर्ट और साइंटिस्ट। तो आपको डीपर नहीं जाना है, आपको सुपरफिशियल रखना है, और साइंस के हिसाब से आंसर देने के बजाय एक्सपर्ट एंगल से समझने के हिसाब से आंसर देते हैं, इजियर वर्डों का उपयोग करते हैं, देन यू आर गेटिंग द गुड स्कोर। और आप एक बात याद रखना, जब भी आप अंग्रेजी ऑथर की किताब लिखते हैं तो सिंपल वे में का बुक लिखा रहता है, और हिंदी ऑथर का अंग्रेजी किताब पढ़ेंगे इंडियन का इधर का, तो बड़ी मुश्किल से कुछ इंग्लिश टर्म याद रहते हैं, उन्हीं का उपयोग कर रखे, अंग्रेजी किताब लिखा होता है तो पढ़ना कठिन होता है। तो इसीलिए जैसे आप साइंस डायरेक्ट का डेफिनेशन देखेंगे या इंटरनेशनल बुक से कोई कंटेंट उठाते हैं तो यू फाइंड क्वाइट ईजियर। तो मेरे हिसाब से बेहतर स्कोर करना है तो भी सिंपल भी करना रहता है, अपने भाषा में सिंपल वे से एक्सप्लेन करना अच्छा इम्पैक्ट डालता है। तो खुद से भी पढ़िए सिंपल, अंडरस्टैंड को सुपरफिशियली बनाना है और पहले प्रैक्टिकली बनाना है कि भाई वो चीज़ समझ तो आया, क्योंकि जो समझा आएगा उसको रगड़ना नहीं पड़ेगा, लिखने के लिए वो आते रहता है माइंड में। एटलीस्ट क्योंकि ये साइंस है, एटलीस्ट कीप ऑल टाइटल इन द एंड। जैसे टाइटल को तो मैं कई बार खुद ही रिपीट करा दूंगा, बार बार, तो आपको 1 या 2 बार खुद से रिपीट करना होगा, रिविजन करना होगा। मैक सम फ्लो चार्ट एंड डायग्राम बिकॉज इट्स द साइंस। और कुछ कीवर्ड को देखिए, हर चीज़ों को आप एग्जैक्टली माइंड पे नहीं कर सकते, तो चीज़ों को रिकॉल करने के लिए खास करके सिविल सर्विस का सिलेबस इतना बड़ा होता है, तो वाफ्ट सिलेबस वाले कोर्स में आप कीवर्ड को याद रखें। नोट्स मिला तो सर्कल करिए उस चीज़ को और उसी वर्ड्स को आप रगड़िए, या आप समरी में आप कीवर्ड को नोट करके एक समरी नोट्स बना सकते हैं। प्रैक्टिस आंसर राइटिंग मोर एंड मोर, सो दीज आर द स्ट्रेटेजी टू विन द जेनेटिक्स, और सिंपल बन जाएगा।
तो हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स. लेट्स बिगिन द जेनेटिक्स स्टडी but in the another class. Thank you for listening this lecture. Thank you very much.